नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। मैं संजय शाह। आजकल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर कुछ अनाप शनाप मैसेजेस फॉरवर्ड होते रहते हैं। उनमें से कुछ मैसेजेस का सीधा संबंध हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से है। एक उदाहरण लेते हैं। एक मैसेज ऐसा घूम रहा है कि स्कूल में निबंध में सवाल पूछा गया, या कहिए स्कूल में छात्रों से एक सवाल पूछा गया। पहलगाम पर आतंकी हमला होने के बाद अगर गांधी जी जिंदा होते तो क्या करते? तो उसके जवाब में इस मैसेज में लिखा गया है, तो वो आमरण उपवास पर उतर जाते। ये ऐसे हल्के मैसेजेस लिखने, सोचने और बनाने वाले कतई नहीं जानते इस देश का इतिहास क्या है, इसमें गांधी जी का योगदान क्या है। इतिहास कभी एक सीधी रेखा नहीं होता। ये एक लहर की तरह है जो उतार चढ़ाव के साथ यात्रा करते रहती है। हमें वो अपनी भूलों का, अपनी सिद्धियों का आईना दिखाने का भी काम करती है। इतिहास गवाह है कि जहां कभी किसी एक हाथ को बड़ी खुशी के साथ चूम लिया गया था, उसी हाथ को आगे चलकर धुतकार दिया गया है। कहीं किसी के जब पुतले लगे हो, उनकी जय जयकार होती हो, ऐसा समय आता है तो फिर समय जब करवट लेता है तो उन्हीं पुतलों को गिराया भी जाता है। लेकिन गांधी जी के बारे में ऐसी घटिया बातें सोचना वो अच्छे भारतीय होने की निशानी नहीं है। हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक, गांधी जी का योगदान, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इस दुनिया में इस तरह कई महापुरुषों को कभी भगवान की तरह पूजा गया और कभी उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया, उनसे नफरत की गई। बहुत ही ताजा उदाहरण बांग्लादेश का है, जिसकी बात हम जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं रशिया, दुनिया का एक सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर देश। रशिया में कभी जार निकोलस दूसरे का राज था, उसकी वाहवाही थी और उसे रशियन लोग ईश्वर का दूत मानकर उसकी पूजा करते थे। फिर पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से करीब 4 साल तक। उस विश्व युद्ध में करीब करीब 30 लाख रशियन सैनिकों की जान गई। पूरे रशिया में भूखमरी और मुश्किलियां बढ़ गई। देश इतनी ज्यादा तकलीफों से गुजरा जिसका रशियनों ने कभी विचार तक नहीं किया था। फिर क्या था? जार निकोलस दूसरे का नाम मिट्टी में मिल गया। देश में जगह जगह पर उनकी जो प्रतिमाएं गढ़ी गई थी, उन्हें उखाड़कर फेंक दिया गया। इस बात को आज 1 सदी से ज्यादा समय हो गया है और अब रशिया में शायद ही कहीं जार निकोलस दूसरे का इतना सम्मान रहा है। हमारा पड़ोसी देश चीन। चीन पर कभी चियांग काइशेक का राज था और वहां उनकी भी तुलना भगवान के साथ की जाती थी। कमाल के राष्ट्रवादी नायक माने जाने वाले चियांग काइशेक का
वो दौर काफी खूबसूरत था और जापान के सामने लड़कर उन्होंने जिस तरह चाइना को बचाया था या चाइना की शान बढ़ाई थी, उससे लोग काफी प्रभावित थे। लेकिन 1940 के दशक में गरीबी का एक दौर चाइना में आया। उसके बाद क्रांति हुई और 1949 में माओ जेडोंग ने सत्ता हथिया ली। उसके बाद क्या हुआ? इतिहास के पन्नों पर से लोगों की स्मृति में से चियांग काई शेक का नाम ही मिटा दिया गया। आज कई चाइनीज भी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें काई शेक का नाम तक पता ना हो, तो बाहरी दुनिया को उनकी जानकारी हो, ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल बात हो गई। इजिप्ट यानी मिस्र, इस देश का भी किस्सा अजीब रहा है। वहां पर कभी अनवर सादात लोकप्रिय नेता थे, सबके दिलों में बसते थे। फिर उन्होंने 1989 में इजराइल के साथ में एक शांति समझौता किया। इजराइल को मुस्लिम देश हमेशा से ही अपना शत्रु मानते रहे हैं। अनवर सादात की ये एक गलती ने उनकी छवि को ऐसा बिगाड़ दिया, ऐसा खत्म कर दिया कि न केवल इजिप्ट में लेकिन पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में उन्हें दुश्मन की नजरों से देखना शुरू हो गया। और 2 ही साल के बाद 1981 में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस्लामिक देश है ईरान, तेल का बादशाह और किसी जमाने में ऐश्वर्य और समृद्धि से छलकता हुआ, आगे बढ़ता हुआ देश। वहां पर शासन था शाह मोहम्मद रजा पहलवी का। वो भी ईरानी लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय नेता रहे थे। लेकिन 1989 में इस देश में भी एक क्रांति हुई, लोगों का गुस्सा भड़क उठा, ऐसा विद्रोह हुआ कि शाह मोहम्मद रजा पहलवी रफा दफा हो गए और वहां भी उनका नाम भी इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। ईरान का हमेशा का शत्रु यानी इराक, वो भी एक ताकतवर ऑयल नेशन है। इराक पर कभी सद्दाम हुसैन का शासन हुआ करता था और वो एज ए डिक्टेटर अपनी मनमानी से देश चलाते थे। पैसों का अनाप शनाप खर्च करना और औरतों के साथ बुरा व्यवहार करना, वो सद्दाम हुसैन की कुछ जग प्रसिद्ध गलतियां थी। फिर 1980 के दशक में करीब 8 साल तक इराक बहुत बुरे दौर से गुजरा। युद्ध चल रहा था, कलह चल रहा था, अमेरिका का प्रेशर बढ़ गया था, कुवैत के साथ उसने नाइंसाफी की, पूरा देश तितर बितर हो गया, टूट गया। आर्थिक परिस्थितियां इतनी खराब हो गई कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और लोगों के इस गुस्से में, जनाक्रोश में, एक दिन सद्दाम हुसैन की खुलेआम बहुत बुरी तरह हत्या कर दी गई। लेकिन तब तक करीब 10 लाख इराकी लोग जान गंवा बैठे थे युद्ध में और कलह में। सद्दाम हुसैन की तरह मुअम्मर गद्दाफी, लीबिया के एक जमाने के डिक्टेटर जैसे शासक, उनका भी कुछ ऐसा ही बुरा हाल हुआ। बांग्लादेश के साथ हमारा नाता कुछ अलग है और बांग्लादेश के बारे में हम थोड़ा अधिक भी जानते हैं, हमें उस देश की चिंता भी थोड़ी अधिक रहती है।
स्वाभाविक कारण है, वो हमारे ही भारत से निकलकर अलग हुआ ऐसा देश है और हमारा पड़ोसी है। एक जमाने में पूर्व पाकिस्तान रह चुके बांग्लादेश को 1970 के दशक में आजादी मिली। इस आजादी का निमित्त कौन था? इसकी अगुवाई किसने की थी? शेख मुजीबुर रहमान ने। पाकिस्तान के दमन और अन्याय से त्रस्त पूर्व पाकिस्तान के नागरिकों को ढिंडोल कर जगाने के बाद, क्रांति करने के बाद और भारत की सहायता मिलने के बाद शेख मुजीबुर रहमान यानी बंगबंधु पूर्व पाकिस्तान को पश्चिम पाकिस्तान की पकड़ से मुक्त कराकर बांग्लादेश का सृजन कर पाए। और अभी की बात है, इसी देश में एक अलग हवा चली, इतनी बुरी, इतनी गजब की कि शेख मुजीबुर रहमान का नामो निशान मिटाने के लिए बांग्लादेश के लोग व्याकुल हो गए हैं। इतिहास बन तो जाता है, लेकिन उसको देखने का लोगों का नजरिया बदलते रहता है। कभी जो नायक होता है वो कभी खलनायक बन जाता है। लेकिन जहां तक गांधी जी का सवाल है, अगर कोई भारतीय गांधी जी की महानता पर प्रश्न खड़ा करता है तो मेरा ऐसा मंतव्य है कि उसे ना इतिहास की अकल है, ना देश की कदर। अंग्रेजों ने हम पर करीब 250 साल शासन किया। उससे पहले भारत में कई राज रजवाड़े थे। बाहरी देशों से आए कई शासकों ने भारत की भूमि पर राज किया। अंग्रेजों की बात करें तो उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना और उस समय जिसकी सिर्फ कल्पना हो सकती थी, वैसे भारत को स्वतंत्रता दिलाना, ऐसा टारगेट, ऐसा काम अगर पहली बार बड़े पैमाने पर सिस्टमैटिकली हुआ तो वो सन 1857 के विप्लव के दौरान। उस विप्लव ने हमें पहली बार अंदेशा दिया, अगर हम एकजुट हो जाते हैं तो हम विदेशी शासकों से मुक्ति पा सकते हैं, हम सुख चैन अमन का जीवन यापन कर सकते हैं। 1857 की क्रांति, जिसमें गांधी जी की कोई भूमिका नहीं थी, वो पैदा ही नहीं हुए थे, और उसके बाद में कई वर्षों के बाद, दशकों के बाद गांधी जी का भारत में आना होता है, क्योंकि अपने पोरबंदर से बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक उनका सफर जारी था। दक्षिण अफ्रीका में वो अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ सेटल भी हो गए थे। खैर, फिर गांधी जी का भारत आना होता है। उस समय देश में कई राजनेताओं का दबदबा था। नाम गिनने बैठेंगे तो थक जाएंगे, इतने बड़े बड़े नेता उस समय भारत में थे। उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर अनगिनत नाम हम ले सकते हैं। गांधी जी को भारत बनाने की अगर प्रेरणा किसी ने दी तो उनमें एक महत्वपूर्ण नाम था गोपाल कृष्ण गोखले का। और गांधी जी का जो उदय भारतीय राजनीति में आजादी की लड़ाई में हुआ, उसके पीछे शायद एक कारण यह भी था
कि 1920 में लोकमान्य तिलक का अवसान हो गया। खैर, हमारा मुद्दा गांधी जी की छवि को लेकर है, उनके प्रेम, शांति, सत्य और अहिंसा पर असीम विश्वास को लेकर है। होता कुछ ऐसा है 1917 के साल में कि पूरे देश में आजादी के लिए माहौल गर्मा चुका है और एक तरफ चंपारण में अंग्रेजों की मनमानी से एक विचित्र कायदा किसानों पर थोप दिया जाता है। वो क्या था? चंपारण के हर किसान को अपनी जमीन के 3 बिसाई भाग पर, यानी अगर 20 एकड़ जमीन है तो 3 एकड़ जमीन पर इंडिगो यानी नील की खेती करनी पड़ेगी। ये आदेश था अंग्रेजों का। इसको लेकर किसान बहुत व्याकुल थे। इस कायदे को 3 काठिया कायदा इस तरह से भी पहचाना जाता था। गांधी जी को जब इस अन्याय का पता चलता है तो वो शहर छोड़कर, मुंबई छोड़कर चंपारण पहुंच जाते हैं, बिहार के छोटे से चंपारण में। यहां से बड़े बड़े नेता उन्हें मशवरा दे रहे हैं, अब आप भारत की भूमि पर आ गए हो, आप दक्षिण अफ्रीका में बहुत बढ़िया काम करके आए हो, आप राष्ट्र नेता के लायक हो, ये क्या किसानों की छोटी छोटी बातों में उलझकर आप चंपारण जाकर बैठ गए। गांधी जी ने उस समय जवाब दिया, मेरा हिंदुस्तान गांव में बसता है और मेरे लिए छोटे में छोटे हिंदुस्तानी की समस्या, इस किसान की समस्या उतनी ही गंभीर है जितनी किसी भी और हिंदुस्तानी की। रही बात बड़ी लड़ाई की, राजनीति की, तो उसके लिए आप सब इतने सक्षम नेता काम कर रहे हो, मुझे किसानों के लिए काम करने दीजिए। गांधी जी ने उस समय अंग्रेजों की अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा लड़कर अंग्रेजों को हरा दिया और ये बात की गूंज इंग्लैंड, लंदन तक पहुंची कि एक काले बारिस्टर ने अंग्रेजों को मात कर दिया, धूल चटा दी। गांधी जी का रुतबा, उनकी सोच का असर तब पहली बार लोगों को शायद अच्छी तरह पता चला था। न चंपारण की घटना होती, न गांधी जी का रुतबा इतना बड़ा होता। खैर, ये बात है 1917 की। अब सोचिए, हमें आजादी मिली 1947 में। 1857 और 1917 के बीच 60 साल चले गए। सशस्त्र क्रांतियां भी हुई, राज रजवाड़े एक भी हुए, बिखरे भी। अंग्रेजों के अलावा फ्रेंच भी आ चुके थे, डच भी आ चुके थे, पुर्तगाल भी आ चुके थे, दूसरे कई शासक भी थे, लेकिन हिंदुस्तान न आजाद हो पाया था, न अखंड हिंदुस्तान का सपना किसी ने इस तरह देखा था। 60 साल की लड़ाइयों के बाद भारत नाम का एक देश वहीं का वहीं, धरा का धरा था। गांधी जी का पहला आंदोलन, जिसे हम पहला सत्याग्रह कह सकते हैं, वो चंपारण में हुआ 60 साल के बाद। उसके सिर्फ 30 साल में हिंदुस्तान आजाद हो गया। लेकिन इसके बाद भी गांधी जी का जो स्थान बनना चाहिए था, वो बनने को और 13 साल लगे, क्योंकि 1917 से 1930 के बीच में भी कई लोक नेता, कई राजनेता देश को आजादी दिलाने के लिए अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। चाहे लाला लजपत राय हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे स्वातंत्र्य वीर सावरकर हो, भगत सिंह हो, कई नेता थे। सबकी अपनी अपनी सोच थी, सबका अपना अपना तरीका था, लेकिन सबका मकसद केवल एक था, भारत की आजादी। खैर,
और 13 साल बीत जाते हैं, 1930 का साल आता है और गांधी जी वो ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू करते हैं जो अंग्रेजों के शासन की नींव को पूरी तरह हिला कर रख देती है। 1930 में भी गांधी जी का स्थान शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे कई नेताओं से काफी छोटा था, क्योंकि जब दांडी कूच की शुरुआत की गई तब गांधी जी के साथ केवल 78 लोग थे। याद रहे, केवल 78 लोग। 12 दिन, करीब 400 किलोमीटर की दांडी यात्रा के बाद अंग्रेजों ने नमक पर जो कर टैक्स डाला था उसे हटाना पड़ा, और तो और इस सत्याग्रह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि करीब 60,000 लोग गांधी जी के कहने पर जेल में चले गए। उस 1930 की दांडी यात्रा, उस सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों को कभी चैन की सांस लेने नहीं दी। उसका कारण यह नहीं था कि गांधी जी उन्हें डराते थे, धमकाते थे या गोलियां चलाते थे। उसका कारण यह था कि ये एक आधी धोती पहना हुआ आदमी, हाथ में लकड़ी लेकर चलने वाला आदमी, कभी नहीं चिल्लाने वाला आदमी अचानक क्या करेगा और हम उसका सामना कैसे करेंगे, ये सोचना अंग्रेजों के लिए बहुत दुश्वार हो गया था, मुश्किल हो गया था। खैर, 1930 से 1947 केवल 17 साल और देश आजाद हो जाता है। आजादी के समय बंटवारा हुआ। बंटवारा में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, क्योंकि भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आने वाले हिंदू मुसलमानों के बीच में कत्लेआम हुआ, कई जाने गई, सिचुएशन बहुत बुरी हो गई। उस समय भी जब बाकी के सारे लोग खून खराबा या राजनीति में व्यस्त थे, तब गांधी जी ने क्या किया, वो नोआखाली चले गए। वहां जाकर उन्होंने शांति की अपील की, वो भी नंगे पांव, अपनी जान जोखिम में डालकर। गांधी जी की भी निर्मम हत्या की गई, लेकिन सत्य, अहिंसा, शांति और प्रेम पर से उनका भरोसा, वो जब तक जिए तब तक कभी टूटा नहीं। आज दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में गांधी जी की प्रतिमाएं लगी है। ऐसा क्यों? भारत के एक नेता को दुनिया के दर्जनों देशों में इतना प्यार, सम्मान क्यों मिलता है? क्यों गांधी जी की लड़ाई से, उनके सत्याग्रह से प्रेरित होकर दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला भी सत्याग्रह की राह पर चलते हैं, 27 साल तक जेल में रहते हैं, लेकिन अपने देश को वो दिलाकर रहते हैं जो दिलाना था। उन्होंने भी लड़ाई को महत्व नहीं दिया, भाईचारे को, शांति को महत्व दिया। गांधी जी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सबसे प्यार करते थे, नफरत किसी से नहीं। उनका भरोसा युद्ध पर नहीं था, शांति पर था, भाईचारा पर था। तभी तो आइंस्टाइन से लेकर मार्टिन ल्यूथर किंग से लेकर कई बड़े बड़े दिग्गजों ने गांधी जी को बहुत अहोभाव के साथ सर आंखों पर बिठाया है। किसी ने कहा कि कायनात कभी ये मान भी नहीं पाएगी कि इस धरती पर एक ऐसा भी आदमी हुआ है जो गांधी हुआ करता था। और किसी ने कहा कि ये पहली बार ऐसा है कि जब मुझे पता चला कि लड़ाई केवल शस्त्रों से नहीं, स्नेह से भी, प्यार से भी जीती जा सकती है। और गांधी जी कहते थे
कि अगर लड़ाइयां करोगे तो केवल कब्र बनेगी, आंख के बदले आंख मांगोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। सबसे मुश्किल हालात में सबसे अधिक सब्र कैसे रख सकते हैं, सबसे गहरी सोच कैसे कर सकते हैं, सबका भला हो ऐसा रास्ता किस तरह निकाल सकते हैं, ये कला गांधी जी के जितनी शायद ही किसी ने सीखी थी। अब जब देश में पंडित नेहरू जी से लेकर सरदार पटेल से लेकर सुभाष चंद्र बोस जैसे, जिनकी एक आवाज पर 1943 में दिल्ली चलो सुनते ही 50,000 से अधिक सैनिक उनके साथ चल पड़े, ऐसे कई नेता होने के बावजूद भी आखिर क्यों गांधी जी को ही राष्ट्रपिता का सम्मान दिया गया? मैंने ऊपर ऊपर से तो आपको बताया कि 1917 में चंपारण का सत्याग्रह, तब तक आजादी की लड़ाई को अगर सीरियसली सोचे तो 6 दशक निकल गए थे। 1930 में दांडी यात्रा जब की गई, तब से लेकर केवल 17 साल में भारत आजाद हो जाता है। और युद्ध की राह पर तो चलना किसी के भी मन में आ सकता है, कोई भी ये रास्ता अख्तियार कर सकता है, लेकिन केवल भारत नहीं, दुनिया के किसी भी देश में कभी भी किसी ने भी शांति से, सत्याग्रह से, प्यार से, चर्चा से आजादी पाने का विचार तक नहीं किया था जो गांधी जी ने किया, और उन्होंने आजादी दिलाकर भी दिखाई। खैर, अब जाकर कुछ लोग जब किसी एक नेता की तारीफ करना चाहते हैं तो गांधी जी का अपमान करने का अवसर भी उसमें ढूंढते रहते हैं। ये सोशल मीडिया पर जो मैंने आपको शुरू में बताया, ऐसे ढकियानुस मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहते हैं। मुश्किल यह है कि ये मैसेजेस बच्चे भी पढ़ते हैं, कच्ची उम्र के यंगस्टर्स भी पढ़ते हैं। इन्हें अब इतिहास से शायद उतना गहरा संबंध नहीं है जितना होना चाहिए। ये जमाना जीरो कंसंट्रेशन का है, डेप्थ में जाना किसी को मंजूर नहीं है। तो गांधी जी के बारे में जब अनाप शनाप बातें कही जाती है तो नई पीढ़ी के भारत के दिमाग में एक सड़न अपने आप घर कर जाती है। कुछ उसी तरह जिस तरह कई लोग स्वातंत्र्य वीर सावरकर के योगदान को जाने बिना उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं जो सुनकर हमारे कान में कीड़े पड़ते हैं। स्वातंत्र्य वीर सावरकर के साथ जो भी अन्याय उनके खिलाफ की गई बकवासों के कारण हुआ है, वो हमारे सामने एक आईना है। हम इस आईने में हमारे किसी और भी स्वातंत्र्य सेनानी को नहीं देख सकते, चाहे वो गांधी जी हो या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो या कोई और। हमें बड़ी मशक्कतों के बाद, बड़े बलिदान के बाद उन्होंने आजादी दिलाई, और आजादी के समय के 33-35 करोड़ भारतीयों ने जब एक आवाज में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा होगा, ऐसा सम्मान दिया होगा, तो वो सारे पागल नहीं थे। आप सोचेंगे कि पहलगाम में पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अटैक में 26 लोग मारे गए, ऐसे किस्से बार बार होते रहते हैं। उस समय मैं शांति की बात कर रहा हूं, गांधी जी की बात कर रहा हूं। हाँ जी, मेरे इस वीडियो का उद्देश्य भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं, वो कतई नहीं है। नहीं, मैं ऐसा कहता हूं कि गांधी जी की राह पर अब भारत चलकर दिखाए ताकि अमन, चैन, सुकून, शांति फैल जाए। वो हालात अलग थे, ये हालात अलग है। वो सोच अलग थी, ये सोच अलग है। तब गांधी जी थे, अगुवाई कर सकते थे।
लेकिन जब एक नामुराद पड़ोसी पाकिस्तान जैसा बार बार ऐसी हरकत करता है, तो केंद्र सरकार ने बिल्कुल वही करना चाहिए जो उसे समझ में आता है, जो भारत के हित में है, जिससे पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाए और उसकी ये हरकतें हमेशा के लिए थम जाए। लेकिन पहलगाम के आतंकी हमले को बेवजह गांधी जी के साथ जोड़कर उनका अपमान करना, ये बहुत ही बुरी बात है। ये बहुत ही बुरा एटीट्यूड है। हम अपनी नई पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? हमारे अपने ही आजादी के सैनिकों के बारे में गलत सोच, हमारी आजादी के महान इतिहास के बारे में गलत फहमियां, या एक ऐसी सोच जो सिखाती है पुरखों का सम्मान करना, इतिहास को अच्छे और सही दृष्टिकोण से देखना। गांधी जी के बारे में आपको जब ऐसा कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है या आपको कहीं इंटरनेट पे कोई कुछ भेज देता है या आप पढ़ लेते हो, तो आप हंसते हो, उसे फॉरवर्ड करते हो। ये मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है। नहीं ऐसा स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ होना चाहिए या महात्मा गांधी के साथ। इतिहास का सम्मान करना जब हम सीख लेंगे, तो वर्तमान को भी अच्छी तरह निभा पाएंगे और भविष्य का भी बेहतर सृजन कर पाएंगे। बस मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो से उस सच को, उस निखालसता को अच्छी तरह समझे कि किसी भी नेता के साथ, खास करके राष्ट्रपिता के साथ ऐसे फॉरवर्ड मैसेज से भी इस तरह अन्याय करना, वो अच्छी भारतीयता की निशानी नहीं है। देश वाले के लिए मैं संजय शाह। मुझे उम्मीद है आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। हमारी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने परिजनों के साथ शेयर भी कीजिएगा और आपके सुझाव विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।